हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ई प्लेटफॉर्म बिहारी स्कूल पर। कैसे हैं आप सभी? दीपावली और जो हमारा महापर्व है छठ, आप लोगों ने अच्छे से मना लिया होगा और सबने बहुत सारी दुआएं मांगी अपने एग्ज़ाम के लिए भी। लेकिन एग्ज़ाम्स में दुआओं के साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है और हम लोग जो कर रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म भी कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सारे चैप्टर्स आपको समझाए जा रहे हैं अच्छे से। और सबसे बड़ी बात कि अभी आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड हो रहे होंगे, लेकिन नोट्स बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और उन नोट्स को पढ़ के आप आराम से जाके उनको याद करके पहले आप वीडियोस देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, और बाद में आप नोट्स आपको जब मिलेंगे तो आप उससे रिलेट करके आप बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कीजिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का और वीडियोस देखने का। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग इतिहास मतलब कि राजनीति तो हम लोग खत्म, पॉलिटिकल साइंस खत्म कर ही चुके हैं। बाकी इसके साथ साथ इतिहास हमने स्टार्ट किया, तो इतिहास के आधा से ज़्यादा चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है। 5 चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है और आज छठा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, तो शहरीकरण और शहरी जीवन को जानने से पहले हम लोग जो 5वां चैप्टर था हमारा, उसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं मैं, तभी आप शहरीकरण की ओर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जब 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, औद्योगिकरण के बारे में। ठीक है, और औद्योगिकरण से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी उन सभी चीज़ों के बारे में, और औद्योगिकरण से कौन कौन से लाभ हुए उन सभी चीज़ों के बारे में। चाहे वो मज़दूरों के साथ जो भी ज्यादती हुए, मज़दूरों की ज्यादतियों को टैकल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हुई। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कैसे करके और किस तरह से उपनिवेशवाद ने उसमें मतलब कि वो किया, फिर आविष्कारों ने किस तरह से उसमें हाथ बढ़ाया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में। और आज का दौर आप लोग देख ही रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही हो गया है। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने पता था कि हम लोग का एमएसएमई जो मतलब कि जो हथकरघा, जो मतलब कि घरेलू जो उद्योग होते हैं उनका बोलबाला था। ठीक है, कृषि का बोलबाला था ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब जो दौर आ चुका था वो किस चीज़ का? इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो उसी कड़ी में हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है, औद्योगिकरण हो गया है समाज का, और जब हम लोग बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करते जा रहे हैं, चाहे वो सबसे पहले जो हुआ है यूरोप के देशों के द्वारा ही हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और खासकर इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, जो हमने कपड़े मिलों के बारे में बात की थी, जो हमने आविष्कारों के बारे में बात की, स्पिनिंग जैनिंग के बारे में बात की, या मतलब जेम्स वॉट के आविष्कार के बारे में, मतलब वास्प इंजन के बारे में बात की। तो सारे आविष्कार जो हैं इन सब चीज़ों को तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हैं। तो उसी के साथ साथ उसी कड़ी में एक और जो पहले जुड़ता है कि धीरे धीरे क्या होगा। आप सोचिए कि जब जब कृषि पर निर्भर थी तो लोग कहाँ पे रह रहे थे? गांव में रह रहे थे। लेकिन जब चीज़ें औद्योगिकरण के दौर में हम लोग बढ़ने लगे, जब बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने लगे, जब मतलब कि छोटे छोटे किसानों की ज़मीन जो हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, वो लेकर और उस पर फैक्ट्रीज बनाने लगे, तो अब क्या होगा? अब लोग रोज़गार के लिए, अब अपने जीवन यापन के लिए, या अपने मतलब कि फैमिली को चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान की जो बात होती है उस चीज़ को पाने के लिए किस तरफ रुख करेंगे? उद्योग की ओर रुख करेंगे, कारखानों की ओर रुख करेंगे, मिल की ओर रुख करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है, जीवन यापन है, चाहे लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। ठीक है, और उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यही दौर है, इसी दौर के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि शहरीकरण का जो शुरू का प्रभाव, मतलब शहरीकरण किस तरह स्टार्ट हुआ, शहरीकरण का असली मतलब कि जो रियल अर्थ होता है वो क्या होता है, उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है शहरीकरण के इतना होने के पीछे। जबकि हम लोग कृषि पे निर्भर थे, हम लोग गाँव में रहते थे। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या मतलब कि कौन कौन से रीजन्स हैं इसके पीछे, इस चीज़ को समझने के बाद हम लोग बात करेंगे। छोटे छोटे टर्म्स हैं आपके पुस्तक में: कस्बा, ठीक है, गंज, महानगर, टेनमेंट्स। ठीक है, तो इन चीज़ों में बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझना ज़रूरी है क्योंकि ये रट के आप याद नहीं कर सकते। रट के आप याद करेंगे बार बार भूल जाएंगे कि महानगर में क्या था क्या नहीं था। लघुत्तरीय क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, चाहे छोटे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही आएंगे। महानगर किसे कहते हैं, या टेनमेंट्स किसे कहते हैं, या मतलब कस्बा किसे कहते हैं, या गंज। ठीक है, तो
इस तरह क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। उसके बाद जो बात होगी हम लोगों की कि जब शहरीकरण हुआ, जब शहरीकरण का दौर चल रहा था शुरू में, तो उसमें सामाजिक बदलाव कौन कौन से, जब मैंने बोला कि जीवन यापन के तरीके या रहन सहन के तरीके जो बदले और शहरी जीवन किस प्रकार था उस समय, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग बात करेंगे औपनिवेशिक समय की, जब मतलब कि वही 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी तक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि अब तो मतलब कि धीरे धीरे चीज़ें बदल गई हैं और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो चुका है, ठीक है। तो खैर हम लोग तो 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो उस समय की जो बात है, जब शुरुआत हुई थी उस समय की क्या सामाजिक बदलाव थे और शहरी जीवन कैसा था, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग दो अपने जो प्रमुख शहर हैं, महानगर, बम्बई तो महानगर ही है, पटना भी महानगर की ओर धीरे धीरे अग्रसर है, हमारा जो बिहार की राजधानी है पटना, और तो उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा, और बम्बई का शहरीकरण किस प्रकार हुआ और पटना किस प्रकार शहर की ओर, मतलब कि किस तरह से शहर की ओर या एक बड़े नगर की ओर या एक महानगर की ओर रुख कर रहा है, इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है जो मुझे समझाना है आप लोगों को, वो है आपका शहरीकरण, ठीक है। शहरीकरण क्या होता है, शहरीकरण का अर्थ क्या होता है, इस चीज़ को समझाने की मैं कोशिश करूँगा। एक लाइन में अगर कोई पूछता है कि शहरीकरण का अर्थ क्या है, तो शहरीकरण का अर्थ सीधा और स्पष्ट सा है कि जो भी आपके पहले गांव थे, ठीक है, जो गांव थे उन्हीं का धीरे धीरे उनका विकास हो जाना, उनका परिवर्तन हो जाना, एक छोटे से कस्बे में, एक नगर में, एक शहर में स्थापित हो जाना ही ये क्या कहलाता है, शहरीकरण हो जाता है। मतलब कि गांव का ही एक नया रूप, गांव में ही कुछ सामाजिक बदलाव के साथ, या कह लें तो कुछ मतलब कि वहाँ के रहन सहन, सामाजिक बदलाव और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक मतलब कि जीवन यापन है, ठीक है, या आर्थिक निर्भरता की बात कर लें आप, तो वही बदलाव जो होता है वो शहरीकरण होता है, ठीक है। तो शहरीकरण में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो पहले आप मतलब आज भी देखते होंगे, आपके पास प्रत्यक्ष उदाहरण होगा, आपका गांव ही होगा। पूछिएगा कभी अगर आपके आसपास शहर में मतलब कि आपके गांव का अगर थोड़ा सा भी अगर शहरीकरण हो रहा होगा, चाहे वहाँ पे छोटे मोटे बाज़ार खुल गए होंगे, या मतलब कि छोटा मोटा जो एक मार्केट ही कहते हैं, चाहे वीकली मार्केट भी लगता होगा, या मतलब आसपास 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में एक आपको ज़रूर एक चौक टाइप से होगा, या मतलब कि जो अभी हम बात करेंगे गंज की, उस टाइप से होगा, जहाँ पे कि कुछ सुविधाएं आपको शहर वाली उपलब्ध होंगी। तो यही चीज़ है, यही तब्दील होते होते धीरे धीरे आप देखेंगे कि गांव आपका किस तरफ शहरीकरण की ओर बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे आपके जीते जी देखिएगा कि गांव आपका शहर के रूप में बदल जाएगा। तो यही है शहरीकरण, ठीक है। तो शहरीकरण का अर्थ यही होता है कि गांव का एक विकास, ठीक है, गांव का ही विकास जो कि एक रूप ले लेता है, एक शहर का रूप ले लेता है, या एक नगर का रूप लेता है, या एक कस्बे का रूप ले लेता है, या एक गंज का रूप ले लेता है, वही कहलाता है उसका शहरीकरण, ठीक है। तो शहरीकरण के बाद हम लोग आते हैं कि शहरीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, पृष्ठभूमि क्या है। तो इसके पहले मैं बता चुका कि 5वां जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा कि औद्योगिकरण का दौर चल रहा है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगों का स्थापित होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग अब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हैं चीज़ों में, मतलब कि अपने व्यापार, अपनी जो आमदनी है, अपना जो व्यापार है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो व्यापारी हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपना जो व्यापार है वो बड़े पैमाने पर फैलाएं, कहीं ना कहीं निर्यात की ओर, एक्सपोर्ट की ओर हम लोग बढ़ें, ठीक है। उस समय भी एक्सपोर्ट होता था, जब औद्योगिकरण का दौर नहीं आया था उस समय भी होता था, लेकिन छोटे पैमाने पर होता था। लेकिन अब व्यापारियों के मन में है, अब जो बुजुर्गा वर्ग है उसका, जो पूंजीपति वर्ग है उसका मन है, उसका विचार है कि अब हम धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ें, पूरे विश्व की ओर बढ़ें, और पूरे विश्व में अपना क्या करें, वर्चस्व फैलाएं। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि 1498 में भारत की खोज हुई है, और किस लिए हुई है, 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, और 1498 वास्को डी गामा और भारत की खोज। उसके बाद हम लोग देखते हैं धीरे धीरे दौर जो आता है अपना औपनिवेशिक शक्ति फैलाने का, औपनिवेशिक शासन फैलाने का, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने की, ठीक है, कारखाने स्थापित करने की। तो ये कारखाने वाला जो दौर चला है, ठीक है, इसी का एक परिणाम है कि आप धीरे धीरे कृषि को छोड़कर, जो आप 80% लोग कृषि पर निर्भर थे और जो छोटे छोटे उद्योगों पर निर्भर थे, वो अब धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे हैं। धीरे धीरे जो उसकी जगह है, उनकी जगह है, वो धीरे धीरे बड़े बड़े कारखाने लेने लगे हैं।
तो बड़े बड़े कारखाने लगने लगे हैं, तो लोगों के पास एक ही चारा बचता है कि आप या तो कारखाने में आप जॉब कर लें, या अपना जो है एक मतलब कि आप शहर की ओर रुख करें। ठीक है, शहर की ओर रुख करें, कारखाने ज्वाइन करें, और वहाँ पे शहर का जो रहन सहन है, जो मतलब कि जो वेशभूषा है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उसको आप मतलब कि अपने अंदर अंतर्ग्रहण कर लें। ठीक है, उसके साथ सामंजस्य बैठाएं, संबंध बैठाएं और वहाँ पे रहने लगें। तो सबसे बड़ी मजबूरी थी लोगों की। जो सबसे पहला कारण मुझे लगता है कि औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। ठीक है, जो पृष्ठभूमि है शहरीकरण के पीछे, उसका पहला जो है कि औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, जो मैंने बता दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर चला है, जो औद्योगिकरण का दौर चला है, जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जो व्यापारियों की इच्छा है अब, ठीक है, जो पूंजीपति वर्ग का इच्छा है, जो बुजुर्गा वर्ग का इच्छा है कि अब हम धीरे धीरे अपनी जो बिजनेस है, अपने जो व्यापार हैं, वो पूरे विश्व में फैलाएंगे। इस चीज़ का जो उदय है, ये सबसे बड़ा कारण है कि शहरीकरण का दौर चलता है। ठीक है, शहर बनता जाता है, जो गांव है अब उसमें वहाँ पे कारखाने खुलने लगे हैं, और वहाँ के लोगों का रहन सहन और सामाजिक चीज़ें बदलने लगी हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपका औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका शहरीकरण का, वो है औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। जो मैंने बताया कि उपनिवेश बनाने का दौर चल रहा है। अपनी जो शक्तियां हैं, अपना जो और कारखाना आपको स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपसे कमज़ोर देश हैं, चाहे विकासशील देश हैं, ठीक है, जो आपके विकासशील देश हैं, उसको क्या करना होगा, अपना उपनिवेश बनाना होगा। एक होड़ चलता है, और उसी दौर में हम लोग देखते हैं पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांस, ठीक है, फ्रांसीसी भारत तक आते हैं, पूरे एशिया में आते हैं, और अपना अपना उद्योग स्थापित करने का, अपना अपना कारखाना स्थापित करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जो कि हम लोग शहरीकरण का एक ये चीज़ आता है। उसके बाद तीसरा जो चीज़ है आपका, तीसरी जो चीज़ है शहरीकरण के पीछे, वो है लोकतांत्रिक आदर्शों का क्या होना, पूरी तरह से वितरण होना। ठीक है, लोकतांत्रिक आदर्श मतलब कि कहीं ना कहीं जो देश हैं, वो चाहे जो वहाँ के लोग हैं, लोग भी, ठीक है, लोकतांत्रिक आदर्शों का वितरण। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में यही होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको राजनीतिक स्वतंत्रता, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक स्वतंत्रता मिले। ठीक है, तो यही चीज़ बात होती है, लोकतांत्रिक आदर्शों का वितरण होता है पूरे विश्व में। ठीक है, और धीरे धीरे लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के चीज़ों का मतलब कि एक दूसरे का रहन सहन का, एक दूसरे के बोली विचार का, एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चीज़ों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से कुछ मतलब कि भारत से मसाले जाते हैं, तो वहाँ से कुछ कपड़े आते हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आदान प्रदान होता जाता है। और क्या होता है, शहरीकरण का एक मतलब कि एक व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है वहीं से। ठीक, तो इस प्रकार जो पृष्ठभूमि है शहरीकरण के पीछे, इन तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा कारण है, जो मैंने बताया कि औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, ठीक है, फिर दूसरा औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, और तीसरे जो मैंने बताई है लोकतांत्रिक आदर्शों का वितरण। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि शहरीकरण का सबसे प्रमुख कारण क्या था, या शहरीकरण के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप लिख के उस चीज़ को आप बिल्कुल उसका विवरण दे देंगे, उसका मतलब एनालाइज कर देंगे, विश्लेषण कर देंगे, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब दूसरा जो चीज़ पढ़ना है हम लोग, दूसरा पॉइंट, वो पढ़ना है कस्बा, गंज, महानगर और टेनमेंट्स। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इन चीज़ों परिभाषाओं को। एक एक लाइन का परिभाषा है, बहुत ज़्यादा बड़ा परिभाषा नहीं है। तो कस्बा जो होता है, एक तरह से कस्बा एक होता है कि एक जगह लोगों का, एक विशिष्ट समुदाय का, ठीक है, एक विशिष्ट समुदाय का रहना एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे एक समूह में एक विशिष्ट समुदाय का रहना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कस्बा। ठीक, कस्बा उसी को कहते हैं। आज भी आप देखते होंगे, जो आप देखते हैं कहीं भी एक कम्युनिटी जो है आपके शहर में या आपके गांव में, आप देखते होंगे कि एक कम्युनिटी एक तरफ पूरी की पूरी कम्युनिटी एक जगह रहती है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, कस्बा ही कहते हैं। ठीक है, आज भी शहरों में भी आप देखेंगे कि एक मजदूर वर्ग का एक पूरा का पूरा बस्ती, या मतलब कि कस्बा कहते हैं जिसे, वो पूरा रहती है। ठीक है, तो ये है कस्बा। उसके बाद गंज की जो बात करेंगे हम लोग, गंज, तो गंज एक छोटा सा बाजार हो गया जो आपके गांव के आसपास
ठीक है, गांव के अंचल में ही आपका आसपास ही रहेगा, जहाँ पे कि आपके दुकान, ठीक है, आपका दुकान, आपका मतलब खाने की चीज़ें, आपके रहने की चीज़ें और थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा छोटा सा बाजार आपका अगर स्थापित हो गया तो वो हो गया गंज। जैसा कि हमारे बगल में पड़ता है, जैसे कि हमारा मतलब भोजपुर जिला है, उसके बगल में हम लोग देखते हैं विक्रमगंज, ठीक है, विक्रमगंज देखते हैं, तो गंज उसी टाइप का एक वो है विक्रमगंज भी, कि जहाँ पे कि छोटा सा बाजार है एक, जहाँ पे कि सारी जो आपकी आवश्यकताएं होती है, दैनिक आवश्यकताएं, वो प्राप्त हो जाएं, ठीक है। अब धीरे धीरे जो गंज है इसी का एस्टैब्लिश रूप हो जाता है नगर, और नगर का एस्टैब्लिश हो जाता है शहर, और शहर का एस्टैब्लिश बड़ा रूप हो जाता है महानगर। तो इसी प्रकार एक क्रम चलता रहता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप वक्त गुजरेगा, आपका आपके आसपास का भी जो गंज होगा, छोटा मोटा बाजार होगा, वो धीरे धीरे नगरों में स्थापित हो जाएगा, और नगर के बाद क्या स्थापित हो जाएगा, शहर में, और शहर के बाद फिर महानगर में। तो इसी प्रकार चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद महानगर की बात करेंगे, वही मैंने जो बात की, महानगर का क्या है, महानगर डेफिनेशन दो ही मतलब कि दो चीज़ों से आप महानगर के डेफिनेशन को समझ सकते हैं, कि एक तो बहुत बड़ा जनसंख्या हो आपका, ठीक है, और जो सुविधाएँ हो, चाहे मतलब कि जो वहाँ की एनवायरनमेंट हो, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या हो, बहुत बड़े पैमाने पर आप उसका शहरीकरण हो चुका हो, या मतलब कि एक तरह से मूल्यतः जो होता है महानगर, वो कहीं ना कहीं देश की मतलब कि जो आपका राज्य है उसकी राजधानी ही होती है। जैसे कि यहाँ पे पटना है तो एक महानगर का ही रूप ले लिया है उसने। उसके बाद आप कोलकाता देखोगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, मुंबई देखोगे आप, महाराष्ट्र की राजधानी है, गुजरात का गांधीनगर देखोगे, वो भी महानगर के श्रेणी में ही है, बेंगलोर आप देखोगे कर्नाटक की राजधानी, वो सब सारे महानगर ही हैं, ठीक है। तो महानगर का डेफिनेशन यही होता है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, और वहाँ पे जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक शहर से बढ़ के, ठीक है, उसका पूरी तरह शहरीकरण हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो तो वहाँ ये महानगर कहलाता है। उसके बाद टेनमेंट्स की बात करते हैं। टेनमेंट्स क्या है, एक तरह से टेनमेंट्स को आप टेंट्स कह सकते हैं या शिविर कह सकते हैं, जहाँ पे कि मजदूरों मतलब कि एक आपने हॉल बना दिया, एक मतलब कि आप शिविर बना दिए, ठीक है, एक कैंप आपने बना दिया, एक हॉल बना दिया आपने, और वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को टेनमेंट्स कहते हैं। टेनमेंट्स का मतलब आज आप अगर शहर में रहते होंगे, चाहे आसपास, आप कभी पता करने की कोशिश कीजिएगा तो एक रात्रि शिविर बना होगा, जहाँ पे कि रिक्शे वाले, चाहे मतलब कि जो लोग बाहर सोते हैं, उनका एक तरह से एक शिविर बना हुआ है, एक शरण स्थल बना हुआ है, जहाँ पे वो रात को जाके आराम करते हैं। तो इसी चीज़ को टेनमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ों को, कस्बा, गंज, महानगर और टेनमेंट्स को सारी चीज़ों को अच्छे से समझा दिया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि फिर से बता दीजिए तो मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद आप बात करते हैं कि जब शहरीकरण हो गया, शहरीकरण का दौर स्टार्ट हो गया, औद्योगिकरण का दौर स्टार्ट हो गया, शहरों की ओर लोग मतलब कि क्या करने लगे, पलायन करने लगे, ठीक है, या मतलब कारखाने में काम करने लगे। शहरीकरण के जो ढांचे थे उसमें वो ढलने की कोशिश करने लगे। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आई, ठीक है, क्या क्या सामाजिक बदलाव आए, और क्या शहरी जीवन रहा शुरू में, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक बदलाव की जब मैं बात करूंगा तो मैंने सबसे शुरू में ही बताया, सामाजिक बदलाव में सबसे बड़ी चीज़ जो हुई वो हुआ कि समाज जो है दो वर्गों में बटा, ठीक है। पहली जो चीज़ मुझे लगी कि दो वर्गों में बटा समाज, और दो वर्गों में सबसे पहला वर्ग जो था आपका पूंजीपति वर्ग, ठीक है, पूंजीपति वर्ग, या मतलब कि बुजुर्गा वर्ग, और दूसरा जो वर्ग बटा वो है आपका सर्वहारा वर्ग। अब सर्वहारा वर्ग में वही आ जाते हैं मजदूर, किसान, ठीक है। तो इस तरह से जो सामाजिक बदलाव हुआ, सबसे पहला यही बदलाव हुआ कि जो अमीर लोग थे, जो मतलब व्यापारी थे, उनका जो है एक वर्चस्व कायम हो गया और वो अमीर हो गए, और जो गरीब लोग थे, जो मतलब किसान लोग थे, जो मजदूर लोग थे, वो और गरीब हो गए। उनके पास क्योंकि चारा बचा ही नहीं, क्योंकि किसानों की ज़मीनें छीन गई, मजदूरों का जो छोटा मोटा ये रहता था कि एक छोटा मोटा उद्योग या मतलब कि एक छोटी मोटी चीज़ें स्थापित कर लेते थे, या मतलब कि उसमें ही काम करके खुश रहते थे, उनके पास स्किल्स तो थी नहीं। जो चीज़ें थी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जब कारखाने खुल गए तो वहाँ पे लोग जो स्किल्स होंगे उनकी मांग बढ़ने लगी। तो कहीं ना कहीं लोग जो पुराने ढांचे के लोग थे या पुराने जो जीवन शैली के लोग थे, उनका जो है व्यवस्था, उनकी जो जीवन यापन है, जीवन पद्धति है, वो चरमराई, ठीक है। तो दो वर्गों में बढ़ गया समाज अपना। उसके बाद जो मैंने बोला दूसरी चीज़ कि अमीर और गरीब दो वर्गों में बढ़ गया वो भी। उसके बाद
जो चीज़ें हुई हैं सामाजिक शहरीकरण के बाद ये हुआ कि समस्याएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर ये मतलब कि पूंजीपति वर्ग और मतलब बुजुर्गा वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच नहीं रहा, मतलब कि सर्वहारा वर्ग के बीच नहीं रहा। एक तरह से सामाजिक बदलाव ये भी हुआ कि धीरे धीरे जब परिवहन की ओर लोग बढ़ने लगे, ठीक है, जब परिवहन की ओर बढ़ने लगे लोग, मतलब कि कहीं ना कहीं रेल यात्रा की जब शुरुआत हुई, ठीक है, 1863 के करीब, तो उस समय जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या हुई कि अच्छी भी हुई, क्योंकि लोग एक जगह दूसरे जगह जाने भी लगे, पलायन भी होने लगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाके जो शहर में जाके उनकी व्यवस्था थी, ठीक है, मतलब शहर में अगर मजदूर पहुँचे भी तो उनके लिए क्या व्यवस्था है उस चीज़ का कोई जिक्र नहीं था, उस चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। उनको मतलब कि उतना ही मतलब ज़्यादा महंगा किराया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो अब धीरे धीरे चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही थी, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कितना किराया लिया जाए, मतलब कितना किराया दिया जाए एक मकान का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वो सब समस्याएं आई। उसके अलावा जो है चीज़ है कि शहरीकरण का जो सामाजिक बदलाव में शहरी जीवन है वो यहाँ पे मध्यम वर्ग के लिए भी उतना ही ये रहा, ठीक है, उतना ही मतलब संघर्षरत रहा। एक आपका मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक है, मध्यम वर्ग जो कि मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, उसका उदय हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ, ये भी हुआ कि स्किल्स जो हैं, जो कौशल हैं वो निखर कर आए। वहाँ बुद्धिजीवियों का एक वर्ग, मतलब मध्यम वर्ग में ही एक बुद्धिजीवियों का वर्ग इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें कि वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, क्लर्क्स वगैरह, उन्होंने इस चीज़ में भागीदारी निभाई और चीज़ें संस्थाएं चली। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हुई वो है आपका जो तीसरा चीज़ आया वो आया किसान वर्ग या मजदूर वर्ग आप कह सकते हैं, ठीक है, या मजदूर वर्ग। तो मजदूर वर्ग के साथ वही मैंने बोला कि जब सामाजिक बदलाव आया, सामाजिक बदलाव में शहरीकरण हुआ तो मजदूर वर्ग के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई, ठीक है। उनको मतलब कि कहीं ना कहीं चीज़ें समझने में बहुत समय लगा और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलने पड़े। बेरोजगारी का, फिर से रहने के लिए मकान नहीं था, ठीक है, खाने के लिए मतलब कि खाना तक नहीं था, भूख से बहुत ज़्यादा लोग मतलब कि वो मरे भी वहाँ उस समय, ठीक है। तो सामाजिक बदलाव इस तरह से हुआ। फिर लेकिन एक चीज़ और अच्छी हुई, सकारात्मक हुई कि महिला वर्ग को जो है, महिला वर्ग को आगे आने का मौका मिला शहरीकरण होने से, क्योंकि अब महिलाएं भी क्या थी कि महिलाएं भी अब इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, मतलब कि कारखानों में जाती थी, काम करती थी, शहर की ओर जाती थी, वहाँ के महिलाओं के वेशभूषा को देखती थी, वहाँ पे मतलब कि उनके पार्टिसिपेशन को देखती थी, सहभागिता को देखती थी। तो उनको भी लगता था कि कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की जो महिला वर्ग का उदय की बात है यहाँ से निकल कर आती है, मतलब कि शहरीकरण के दौर से। उसके बाद हम लोगों ने शहरीकरण में ये सब बदलाव देखे, सामाजिक बदलाव देखे, कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखी, कुछ खराब चीज़ें भी दिखी, लेकिन कुछ अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ शहरों की बात करेंगे जो मुंबई और पटना, ठीक है। मुझे लगता है कि शहरीकरण से ज़्यादातर चीज़ें मतलब कि ज़्यादातर चीज़ें ओपन हुई हैं, ठीक है, ओपन हुई हैं। लेकिन जो गांव में एक मतलब कि जब गांव का दौर था, कृषि का दौर था, या मतलब कि छोटे छोटे उद्योगों का दौर था, तो वो ज़्यादा लोग इस्टेब्लिश थे, ज़्यादा लोग स्थिर थे, ज़्यादा लोग सुकून से थे, मुझे लगता है शांति से थे। लेकिन शहरीकरण का जो दौर है वो कहीं ना कहीं, शहरीकरण जो हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों में जो है व्यक्तिगत जो एक भावना है, ठीक है, उसको उसने उजागर किया है। मतलब कि लोग अपने बारे में, खुद के बारे में सोचते हैं, लोग मतलब समाज के बारे में, या मतलब कि एक एकजुटता वाली जो चीज़ थी, एक अपनापन वाली चीज़ थी, वो सारी चीज़ें, भाईचारे वाली चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, खत्म होती जा रही हैं। सब लोग पैसे के पीछे, मतलब कि अर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग बम्बई की, ठीक है, एक छोटे मतलब कि एक अपना शहर बम्बई, जो कि आज महाराष्ट्र बम्बई महानगर है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत मतलब कि उस समय जब बम्बई की शुरुआत हुई है, बम्बई का शहर का स्थापना हुआ है, मात्र 11% लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे थे जब मुंबई की स्थापना हुई है तब, ठीक है, 11% लोग, 11% लोग शहर में, ठीक है, रह रहे थे। तो समझ लीजिए क्या था लोगों का, मतलब व्यू क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या मतलब कि खेती कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा गांव में एस्टेब्लिश थे।
लेकिन फिर भी बम्बई का उदय हुआ। बम्बई का उदय के पीछे वही कारण थे, औपनिवेशिक शक्तियों का बोलबाला रहा, इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं जाके आप देखोगे कि ये बम्बई जो था सात टापुओं या 6 या 7 टापुओं का एक समूह था, ठीक है। अब उस चीज़ को क्या किया औपनिवेशिक शक्तियों ने कि उसको पूरी तरह से एकजुट किया और पूरा एक बम्बई शहर स्थापित किया। बम्बई शहर स्थापित करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसका जो लोकेशन था ये कहीं ना कहीं किस तरफ था, आपका भारत का पश्चिम तट की तरफ है। और पश्चिम तट से ही नज़दीक पड़ रहा था, क्या मतलब रेड सी होते हुए, आप स्वेज नहर होते हुए, रेड सी होते हुए, ठीक है, आप आएंगे तो पश्चिमी तट ही सबसे नज़दीक पड़ेगा। तो पश्चिमी तट पे यहाँ पे चीज़ों को लाना, ठीक है, जहाज़ों से चीज़ों को लाना अंग्रेजी हुकूमत के लिए, औपनिवेशिक शक्तियों के लिए आसान था। इसलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया महाराष्ट्र को, मतलब मुंबई को, ठीक है, मुंबई को। और फिर 1854 में पहला मिल स्थापित होता है, पहला कपड़ा मिल, क्योंकि कपड़ा का ही बिजनेस सबसे शुरू, मैंने पिछले चैप्टर में बताया, कपड़ा मिल का ही कपड़ा का ही बिजनेस सबसे ज़्यादा चला था शुरू में। तो कपड़ा मिल का की स्थापना हुई। उसके बाद हम लोग फिर 1854 में कपड़ा मिल की स्थापना हुई। उसके बाद धीरे धीरे मुंबई जो है आज आप देखते हैं कि एक बहुत बड़े शहर के रूप में, मतलब एक बहुत बड़े महानगर के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इस प्रकार मुंबई की स्थापना शुरू में ऐसे ही हुई। और मुंबई में भी वही सारी समस्याएं जो है, मजदूर वाली समस्याएं कि मजदूरों के लिए क्या कौन से शिविर या कौन से मकान या कौन से कैंप्स लगाए जाएं, या मजदूरों के लिए क्या व्यवस्थाएं, शौचालय का वगैरह का सब कुछ। तो आप देखेंगे कि जब प्लेग की 1885 से करीब जब प्लेग की बीमारी जब फैलने लगती है, तब जाके कहीं ना कहीं वहाँ पे एक मजदूर का एक्ट आता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं, अपने शक्तियों द्वारा मजदूरों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद पटना की चीज़ हम बात करेंगे, पटना के स्पेशल हम बात करेंगे। तो पटना की जो मतलब हिस्ट्री में जाओगे तो पटना का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो स्थापन है, वो 6वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है, 6वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक, 6वीं शताब्दी में होता है पटना की स्थापना, ठीक है। पटना क्या मतलब कि एक तरह से जो पटना एक केंद्र के रूप में आता है 6वीं शताब्दी में, ठीक। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसकी जो चर्चा है सबसे ज़्यादा मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज और फाहियान, मेगास्थनीज तथा फाहियान, इन्होंने यात्रा किया था पटना का, मतलब कि मगध का। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक मतलब कि शहर है, मतलब नगर है, शहर है, आप बोल सकते हैं पटना को। और पटना को उन्होंने अच्छे तरह से चीज़ों को बताया, पटना की चीज़ों को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी की बात आती है 1541 में। वो जाके कहीं एक मतलब कि एक फिर से स्थापित करते हैं वहाँ पे गंडक और गंगा नदी के बीच में, और वहाँ पे एक शहर की स्थापना करते हैं, मतलब पटना का पुनरुद्धार करते हैं। मध्यकाल में शेरशाह सूरी की बात आती है, ठीक है। शेरशाह सूरी के बाद आते हैं हम लोग तो पटना की विशेषता के बारे में। तो 1666 में मतलब अकबर के शासनकाल में भी पटना अच्छी तरह से इस्टेब्लिश था। फिर आप देखते हैं 1666 में गोविंद सिंह जो हैं, उनका जन्म होता है 1666 में पटना में ही, ठीक है। तो एक तरह से पटना जो है एक बोले तो ऐतिहासिक जो गाथाओं का, या मतलब ऐतिहासिक जो एक गौरव का एक मतलब कि सिंबल है, प्रतीक है, और खासकर बिहार के लिए, मगध के लिए, ठीक है। तो पटना एक पटना राजधानी थी। उदयन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, पटना को मतलब स्थानांतरित किया गया था राजगीर से, ठीक है। वैसे तो अजातशत्रु ने स्टार्ट किया था, लेकिन उदयन के द्वारा सबसे अच्छे से बताया जाता है कि पटना को राजधानी के रूप में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो इस प्रकार जो पटना का इतिहास चलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं 1911 में जो होता है दिल्ली दरबार में दिल्ली घोषणा पत्र, और वहाँ से 1911 में बंगाल से हम लोग अलग हो जाते हैं, मतलब कि बंगाल से अलग कर दिया जाता है किसको, पटना को। 1911 में बिहार और उड़ीसा अलग हो जाता है बंगाल से, और उसकी राजधानी किसको बनाते हैं, पटना को, ठीक, पटना को, ठीक है। तो पटना को इस तरह से हम लोग ये बना 16 में देखते हैं पटना विश्वविद्यालय बनता है। फिर पटना में बहुत सारे विकास होते हैं, मतलब कि शहरीकरण होता है, वहाँ पे बहुत सारी मिलें खुली हुई होती हैं,
अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद आप देखते हैं कि 1911 में, फिर 1934 में आप देखेंगे कि उड़ीसा भी अलग हो जाता है पटना से, मतलब बिहार से, और बिहार की राजधानी पटना हो जाती है। ठीक है, आज भी आप देखते हैं पटना एक मतलब कि अपना राजधानी है और बहुत अच्छे तरह के इस्टेब्लिश हो रहा है वहाँ पे। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज, अभी तो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत ओवर ब्रिजेज भी मतलब पूरी तरह से रिंग रोड की तरह स्थापित की जा रही है दिल्ली के उस पर। ठीक है, और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पटना में, बहुत सारी चीज़ें हैं, गोलघर है आपके यहाँ, फिर जो गोविंद सिंह जन्म हुआ था वहाँ पे गुरुद्वारा है, फिर पटन देवी का आप लोग नाम जानते ही होंगे। उसके अलावा म्यूज़ियम है, बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, पटना म्यूज़ियम है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पटना को एक मुख्य आकर्षण बनाती जा रही हैं, और शहरीकरण का जो है एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है पटना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पटना का भी आपने देख लिया। इस प्रकार जो पूरा चैप्टर हमारा शहर के बारे में पढ़ना था, शहरीकरण के बारे में पढ़ना था, और शहरीकरण जब इस्टेब्लिश हुआ, जब शुरुआती दौर में था, उससे कौन कौन सी दिक्कतें आई या समाज में क्या क्या बदलाव आए, इन सब सारी चीज़ों को मैंने बताया अच्छी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि पूरे मैंने अच्छे समझाया होगा, और अगर समझाया होगा तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।